से अंडरस्टैंड करे, अगर एक स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करे तो वो मैक्सिमम स्कोर ले सकता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन में जो टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चन का डिमांड क्लियर करता है, उनको समझो। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें। रीड करने के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को डीकोड करना है कि जो क्वेश्चन है इसमें टोटल नंबर ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस कितने बन रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक सेंटेंस का मतलब ये है कि इसमें मेन हेडिंग्स कौन सी होंगे, इसका टोटल डिमांड क्या होगा, इसका टोटल डिमांड क्या होगा। सो आप लोगों ने क्वेश्चन को पहले रीड करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंडली आप लोगों ने उसको डी कोड करके टॉपिक सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सवाल को आप डी कोड कर लेते हैं तो डी कोड करने के बाद उस सवाल के आपके पास टॉपिक सेंटेंसेस बन जाते हैं और उन्हीं टॉपिक सेंटेंसेस से आप मेन हेडिंग्स बनाते हैं। इसके साथ साथ अक्सर स्टूडेंट्स को मैं ये कहता हूँ, और ये ज़रूरी भी है स्टूडेंट्स को मैं ये समझाऊं कि आप लोग इसमें ज़्यादा तवज्जो दें कि आपने मेन हेडिंग में की वर्ड को हेड किया है या नहीं। कभी कभार वो जो पूछता है की वर्ड को आप हेड ही नहीं करते, और जब आपका जो फ्रेमवर्क ऑफ द क्वेश्चन होता है या स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन होता है, तो फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन ही आपका आपका आता है टॉपिक सेंटेंस से, और टॉपिक सेंटेंसेस ही आते हैं आपके डी कोडिंग से। तो जो भी स्टूडेंट डी कोड करेगा, जो भी स्टूडेंट डी कोड सही करेगा, उसके सही टॉपिक, अच्छे अच्छे टॉपिक सेंटेंसेस आएंगे। लेकिन जो डी कोड नहीं करेंगे, जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डी कोड नहीं करेगा, तो उसके पर मेन हेडिंग्स ही सही नहीं बनेंगे। और जब आपके मेन हेडिंग सही नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है आप आगे उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू डिकोड द क्वेश्चन इन अ गुड मैनर, जिसमें आपके पास टॉपिक सेंटेंसेस एंड मेन हेडिंग्स आ जाएंगे। और अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मेन हेडिंग को ब्लू कट मार्कर पे लिखा करें और टॉप ऑफ द पेज पे लिखे। और ये मैं 16 प्रिंसिपल, जो क्वेश्चन में मैं 16 प्रिंसिपल यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने स्टूडेंट्स को समझाया है कि प्रिंसिपल 1 इज द टाइटल ऑफ द क्वेश्चन, प्रिंसिपल 2 इज द एंट्रो ऑफ द क्वेश्चन, प्रिंसिपल 3 इज द बेंचमार्क ऑफ द क्वेश्चन दैट शुड बी कनेक्टेड विद एन इंट्रोडक्शन। फिर स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन है, फिर स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन के बाद है सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, फिर सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन के बाद बॉडी ऑफ द क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन इन सारों को टैकल करने के लिए, इन सारों को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये सारे टेक्निक्स और प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया हो। तो आज हम टेल्स हेडर समझेंगे, जो कि सिर्फ एक ही पार्ट है पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स में। 16 प्रिंसिपल पे लेक्चर भी होगा और 16 प्रिंसिपल की रिकॉर्डिंग भी होगी, आप लोग फिर वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज के सेशन में हमने तकरीबन सारी बात करनी है वो टेल्स हेडर की, ठीक है। मुझे बताया व्हाट इज मीन बाय टेल्स हेडर। ये मैं यूपीसी से लेक्चर मैंने तैयार किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आती कि टेल्स हेडर क्या होता है। और हर एक पेपर में एंड वर्ड्स या टेल हेडर्स आते हैं, इसको टेल्स हेडर उसके कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द वेरी फर्स्ट टेल हेडर जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आता, वो कहते हैं एनालाइज। एनालाइज का क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय एनालाइज? एनालाइज का मतलब है कि जब भी आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के सब्जेक्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के सब्जेक्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो एंड डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट। अगर सवाल में क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, अगर सवाल में क्रिटिकल एवल्यूएशन नहीं है, तो आप लोगों ने एनालाइज में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर एक पार्ट को सेपरेटली डिस्कस करना है। आई रिपीट, एनालाइज का मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। टॉपिक सेंटेंस 1, टॉपिक सेंटेंस 2, टॉपिक सेंटेंस 3 एटसेट्रा। उन सारे टॉपिक सेंटेंसेस को आप लोगों ने अलग अलग एक्सप्लेन करना है।
उन सारे टॉपिक सेंटेंसेस में आप लोगों ने अलग अलग करना है, एक्सप्लेन करना है। इसको कहते हैं एनालाइज। जब तक एनालाइज में क्रिटिकल एनालिसिस की बात ना हो, जब तक एनालाइज में क्रिटिकल एनालिसिस की बात ना हो, जब तक एनालाइज में क्रिटिकल एनालिसिस की बात ना हो, तो आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस एनालिसिस की तरफ नहीं जाना। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स को डिफरेंट वे में डिस्कस करना है, बस। इसको कहते हैं एनालाइज। और जरूरी है कि जब भी क्वेश्चन में, मैंने 16 प्रिंसिपल समझाए थे आप लोगों को, सो कंक्लूजन से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि क्रिटिकल एनालिसिस का हेडिंग दे, लेकिन इस सवाल में जब एनालाइज आ जाए तो आप लोगों ने कंक्लूजन से पहले एनालिसिस ऑफ द टॉपिक सेंटेंस लिखना होगा, एनालिसिस ऑफ द मेन सब्जेक्ट लिखना होगा। मींस एनालिसिस ऑफ द सीपेक, एनालिसिस ऑफ द पीआरआई, एनालिसिस ऑफ द पोस्ट अफगान तालिबान रिजीम, ये वाला हेडिंग कंक्लूजन से पहले देना होगा अगर एनालाइज आ जाए। समझ आ गई एनालाइज में क्या करना है? इसके बाद हमने आर्गू में क्या करना है कि अगर एक सवाल में ये आ जाए कि आप आर्गू करो, आप आर्गू करो, आर्गू अबाउट, आर्गूमेंट दो अबाउट द सीपेक, अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एटसेट्रा। सो गिव ओपिनियन ऑन अ टॉपिक। आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, गिव ओपिनियन ऑन अ टॉपिक एंड सपोर्ट इट विद एग्जांपल्स, फैक्ट्स एंड अदर थिंग्स। आर्गू में आपने उन्हीं सब्जेक्ट के स्टेटमेंट के बारे में ओपिनियन देना है और हर एक ओपिनियन को जस्टिफाई करना है थ्रू एग्जांपल्स, फैक्ट्स एटसेट्रा। आई रिपीट, जब आर्गू आ जाए तो आपने हर एक टॉपिक सेंटेंस के को सपोर्ट करना है थ्रू फैक्ट्स, फिगर, एग्जांपल्स। आपका वही मेन हेडिंग होगा, वही डिकोडिंग होगी, वही टॉपिक सेंटेंस होगा। आपने एग्जांपल्स, फैक्ट्स एंड उसके साथ साथ सपोर्ट करना है विद रेफरेंसेस अलग अलग। और जब आप लोग रेफरेंसेस, एग्जांपल, जस्टिफिकेशन, फैक्ट्स एंड फिगर दोगे तो कंक्लूजन से पहले आप लोगों ने एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट नहीं लिखना होगा, आप लोगों ने ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट का हेडिंग देना होगा। जिस तरह मैं स्टूडेंट्स के पेपर में मैं कहता हूँ सेकंड लास्ट पेज जो होता है वो ओपिनियन ऑफ द क्वेश्चन होता है। सो ओपिनियन में, आर्गू में आप क्या कहते हैं? ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट दे। क्या दे? ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट, ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट, जो कि आप लोगों ने देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है असिस। वो कंक्लूजन से पहले आप लोगों ने ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट देना होगा आर्गू में। फिर आप हमारे पास आ जाते हैं असिस। असिस क्या होता है? अगर मैं एक चीज को असेस करूं, असेसमेंट करता हूं, सो टिल व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड अबाउट द टॉपिक। अगर मैं कहूं कि 18 अमेंडमेंट की असेसमेंट करो, सो हाउ मच 18th अमेंडमेंट इज गुड आर बैड फॉर पाकिस्तान। सो टिल व्हाट इज गुड एंड बैड अबाउट द टॉपिक, you are supposed to explain good and bad picture of the topic। और उसके बाद finally you have to explain the conclusion, explain how you arrive to the conclusion, what is your prospects and what are your plan to conclude the good and bad। ये कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ सॉल्यूशंस दे। गुड एंड बैड तो बता दिया ना आपने, पॉजिटिव नेगेटिव पिक्चर बता दिया ना असेस में, लेकिन एंड पे 2-3 सॉल्यूशन दे। और यही वर्ड्स जो है ना, ये आपके पूरे क्वेश्चन को, यही वर्ड जो है, ये जो आप वर्डिंग समझा देता हूँ असेस, इवैल्यूएट, ये पूरे क्वेश्चन के फ्रेमवर्क में आपको हेल्प देगा। ये पूरे क्वेश्चन के फ्रेमवर्क में आपको हेल्प देगा कि आर्ग्यू क्या क्या है, असेस क्या है, कमेंट क्या है, एनालाइज क्या है। सो असेस में आपने बहुत एडवांटेज एंड असेस में आपने डिसएडवांटेज देने हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जरूर देने हैं जो असेस होगा, जब सवाल में आ जाए कि इसको असेस करें। लेकिन अगर सवाल में आ जाए कि आप एनालाइज करें, फिर जिस तरह मैंने सब्जेक्ट वाइज कहा, फिर आपने उसके मुताबिक जाना है। लेकिन आर्ग्यू में, अभी जो मैंने आर्ग्यू की बात की है, सो आर्ग्यू में आपने ओपिनियन देने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। असेस में आपने गुड एंड बैड बताना है और कहीं पे कंक्लूजन की तरफ जाना है जिसमें 1-2 सॉल्यूशन आप दे देते हैं, जिसमें आपने 1-2 सॉल्यूशन भी देने हैं। और जस्ट कंक्लूजन जब आप लिखते हैं सवाल के, तो कंक्लूजन से पहले आप लोगों ने असेसमेंट ऑफ द टॉपिक लिखना होगा। असेसमेंट का हेडिंग देना होगा, क्योंकि वो असेस पूछ रहा है, तो आप कंक्लूजन से पहले बताओ असेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट कि क्या आपने उसको असेस किया।
देन वी विल मूव टुवर्ड क्लासिफाई। कभी कभी सवाल में ये भी आता है क्लासिफाई करो। क्लासिफाई तो बिल्कुल आसान है, क्लासिफिकेशन करना, डिवाइड करना इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। आपने क्लासिफिकेशन करनी है, यू हैव टू क्लासिफाई द टॉपिक इनटू डिफरेंट ग्रुप, एंड हर एक ग्रुप के बीच आपने उस लॉजिक को एक्सप्लेन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं क्लासिफाई द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एरिस्टोटल, तो मैंने 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट एंगल में एक्सप्लेन करना है। फ्रॉम द वी कैन से कि अगर मैं स्टार्ट ही लूं कि मोनार्की से, तो मैं टायरनी की तरफ जाऊंगा। फिर मैं अगर ओलिगार एरिस्टोक्रेसी की बात करूं तो ओलिगार्की, फिर अगर मैं पॉलिटी की बात करूं फिर डेमोक्रेसी। इट मींस दैट मैंने क्लासिफाई करना है अपने क्वेश्चन के डिफरेंट ग्रुप्स को, अलग अलग उसको एक्सप्लेन करना है, और उस हर एक ग्रुप के बेस पे मैंने लॉजिक को भी एक्सप्लेन करना है, लॉजिक बिहाइंड द ग्रुपिंग कि क्यों मैंने ग्रुप किया है, और हर एक ग्रुप को सेपरेटली एक्सप्लेन करना है। और जब भी आप लोग कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन से पहले क्लासिफाई वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने असेसमेंट देनी होगी। मतलब क्लासिफाई का वर्ड इस तरह नहीं लिखोगे जिस तरह असेसमेंट ऑफ द टॉपिक होगा, आपने उसको एनालिसिस का वर्ड देना होगा, एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन उसमें लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एनालिसिस। और एनालिसिस में 2 किस्म के लिख सकते हैं, आप ओवरऑल एनालिसिस भी लिख सकते हो, आप क्रिटिकल एनालिसिस भी लिख सकते हो, आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी लिख सकते हो, और आप ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट भी लिख सकते हो। कंक्लूजन से पहले की बात मैं करूं कि इसी सवाल में आप कंक्लूजन से पहले ये वाले करोगे, तो आपको मैंने टेल हेडर 1 2 3 4 दे दिया, और क्लासिफाई द टेल हेडर इनटू डिफरेंट, और डिफरेंट अप्रोचेस में मैंने आपको टेल हेडर बता दिया कि क्या है। समझ आ गई? फुल शो अगली खोनो अटेंके वाले सीएनजी वाले सी आशाता हवा खोनो न्यूजल अकले करे लीकी वो गुरस लीक नहीं नोजल वसर नोजल ऐसे दे आगे वो गुरा। हाँ, तो यहाँ पे आपने बस भी बंद का दन ना। So divide the topic into different groups and discuss the logic behind your grouping. आपने क्या करना है? डिफरेंट ग्रुप्स में इसको डिवाइड करना है। डिवाइड द टॉपिक इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिस्कस द लॉजिक बिहाइंड योर ग्रुपिंग। फिर उसके लॉजिक को भी आप एक्सप्लेन करें। सो यहाँ पे आपकी बात आ गई किस चीज की? क्लासिफिकेशन के एक टेल्स हेडर है जिसमें आपने एक चीज को क्लासिफाई करना है। तो फिर आपने क्या करना है? कंक्लूजन से पहले आप ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, कंक्लूजन से पहले आप क्रिटिकल एनालिसिस भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप ओपन है। कंक्लूजन से पहले आप evaluation of the question, analysis of the question या analysis of the subject भी आप लिख सकते हैं। ये आपकी क्लासिफाई वाला टॉपिक है। कभी कभी आ जाता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट करो। जब कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात आ जाए तो जरूरी है कि आप लोगों ने सिमिलर पॉइंट्स को कंपेयर करना है, पॉइंट आउट सिमिलर पॉइंट्स एंड पॉइंट आउट डिफरेंट पॉइंट्स। कंट्रास्ट में उनके डिफरेंसेस पे जाना होगा, एंड कंपैरिजन में आप लोगों ने सिमिलरिटीज पे जाना है। और मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझाया है, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो मैं उसको समझाता हूँ कि आप लोगों ने टेल्स हेडर पे काम करना है। टेल्स हेडर सॉरी क्या कहते हैं? हेडर्स टेक्निक। क्या? हेडर्स टेक्निक। हेडर टेक्निक क्या है? कि कंपैरिजन बिटवीन एरिस्टोटल एंड प्लेटो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 उसके किस चीज में सिमिलरिटी थी? दोनों जो थे अगेंस्ट डेमोक्रेसी थे, तो मैंने कंपैरिजन दी। फिर कंट्रास्ट में दूंगा कि कंट्रास्ट बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल फिलॉसफी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट क्या थी? एक आइडियलिस्टिक था, दूसरा रियलिस्टिक था। तो मैंने टेल्स हेडर को हेडर टेक्निक में अप्लाई करना है, लेकिन ये समझना है कि कंपेयर का क्या मतलब है, और ये भी मैंने समझना है कि कंट्रास्ट का क्या मतलब है। कंपेयर जो होते हैं वो सिमिलर पॉइंट्स होते हैं, और कंट्रास्ट जो होते हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट आउट डिफरेंट, जो आपकी डिफरेंसेस वाले पॉइंट्स है। उसके बाद कभी कभी आ जाता है डिफाइन। सो डिफाइन में आपने डिफिनीशन देनी है, डिफरेंट मीनिंग्स, डायरेक्टली उसको डिफाइन करें, डिफरेंट मीनिंग्स दो कि जो फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे ने डिफाइन किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है कि उस टॉपिक की मीनिंग क्या है। बस डिफरेंट मीनिंग्स देने हैं अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक, अकॉर्डिंग टू एनी साइंटिस्ट, आपने उसकी मीनिंग देनी है डिफाइन में। डिफाइन के बाद आ जाता है डिस्क्राइब, एंड डिस्क्राइब यू हैव टू टेल व्हाट द सब्जेक्ट इज लाइक। सब्जेक्ट क्या है?